नितिन जी आपको आमंत्रित करती हूँ और आप आकर बच्चों को बिल्कुल कल की स्टाइल में, जैसे कल आपने बच्चों को बताया था, बताइए। सादर सम्मान आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद। कल्पना मैडम आपका धन्यवाद, प्रिंसिपल चौबे सर का धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और भूमि मैडम को सुन के तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था बस सुनते चले जाएं। लेकिन बात वही है कि विषय टैक्स का इस तरीके से होता है कि जो इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकता है। जीएसटी को समझने में, अब देश को समझने में दिक्कत हो रही, 4 साल हो गए अभी तक नहीं समझ पाए, तो हम आधे घंटे में कैसे समझा सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी एक है विषय ऐसा जिसपे कि ज्यादा विस्तार से और कभी चर्चा होना चाहिए। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आपका भूमि मैडम। और आपने एक थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ा दी थी, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में ही बताता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। नंबर फर्स्ट, एक आप ध्यान रखिएगा, जैसे जीएसटी के फायदे की आपने बात की है, तो स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि इससे सब ये ट्रांसपेरेंसी आ गई है। जीएसटी का सबसे बड़ा एक फायदा जो हुआ है वो हुआ ट्रांसपेरेंसी हो गया है। तो आपने देखा होगा जब कभी आप पहले प्रोडक्ट खरीदने जाते थे तो उसका जो प्राइस होता था वहां पर एमआरपी लिखा होता था और अमाउंट के साथ में ब्रैकेट में लिखा होता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उस प्राइस के अंदर सारे टैक्स इंक्लूड है। अब कितने इंक्लूड है आपको खुद नहीं पता, आप कितना टैक्स दे रहे हो, कितना वेट दे रहे हो, कितना सेल टैक्स दे रहे हो, कितना एक्साइज दे रहे हो, कितना कस्टम दे रहे हो, कितना आफ्टर दे रहे हो। बोलते रहूंगा तो 32 नाम मेरे को बोलना पड़ेंगे। अभी कुल मिला के 30-32 टैक्सेस उसमें जोड़ा करते थे, तो आपको खुद नहीं पता कि उसके अंदर कितना होता था। लेकिन अभी आप देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी अलग से नीचे शो की जाती है। आपको पता चलता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें आप प्रोडक्ट का प्राइस कितना पे कर रहे हैं और जीएसटी का टैक्स का पेमेंट आप कितना कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी। दूसरी बात, करप्शन को खत्म करने में ये बहुत ही फायदेमंद रही है, क्योंकि पहले 10 डिपार्टमेंट्स होते थे। आदमी वहां पे जाता था, बैंक में चालान भरता था, वहां पे पैसा देता था और फिर डिपार्टमेंट में जाके बाबुओं के आसपास इसके आसपास घूमना और घूमने के बाद में अपना टैक्स का भुगतान करना, पेमेंट करना। अब ये सब चीजें किसी भी डिपार्टमेंट में जाना और कोई भी चालान पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं बची है। सीधे सीधे ऑनलाइन आपके यहाँ पर सिस्टम आ गया है, पोर्टल है, पोर्टल पे सब दिख रहा है। अगर आपको पेनल्टी देना है तो वो भी दिखेगी, अगर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है वो भी दिखेगा, और अगर रिफंड होगा वो भी होगा। कुल मिला के सब चीजें आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। जीएसटी अगर मैं सही बोल रहा हूँ मूवी में, जीएसटी अगर अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसी व्यापारी को कराना है, सबसे पहले बैंक अकाउंट लगता है, ऑनलाइन बैंकिंग लगती है, नहीं तो डेबिट कार्ड उसका यूज होता है, उसका पैन कार्ड यूज होता है, उसका गुमाश्ता लगता है। ये सारी चीजें लगती है, जब जाके व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब अब आप समझ जाइए, अगर बैंक के थ्रू अगर पेमेंट हो रहा है तो फिर कहीं पे भी कोई करप्शन वाला तो कोई चांस ही नहीं होता कि आपको किसी बाबू के पास जाना और 200-500 रुपए देके उससे अपनी फाइल आगे फॉरवर्ड करवाना है। तो ये आपके अंदर ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक चेंजेस आया है। एंड वन कंट्री वन टैक्स जैसा कहा गया था कि एक देश और एक कर, ये नारा दिया गया था। तो अभी आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी स्टेट से जाके खरीदेंगे आपको वो सेम रहेगा। कल जैसे मैं आपको बोल चुका था, बताया था मैंने आपको कि जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल का रेट हमेशा हर जगह पे अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि पेट्रोल पे अभी जीएसटी नहीं लग रही है। पेट्रोल जो है उस पर वेट लगता है, हर स्टेट का वेट का टैक्स अलग अलग होता है, रेट अलग अलग होता है। तो आपको पेट्रोल का आपको सब जगह डिफरेंस इसलिए समझ में आता है, जब भी रेट बढ़ते हैं कम होते हैं तो हमेशा न्यूज में नीचे स्लाइड चलती है तो दिखाते हैं कि मुंबई में ये रेट है, दिल्ली में रेट है, कोलकाता में रेट है, भोपाल में ये रेट है, क्योंकि भैया वेट लगा हुआ है, सब जगह अलग अलग उसका चल रहा है। दूसरा, मैडम ने बात करी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करी, तो इंडिया में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो है बड़े बड़े जो मेजर चेंजेस हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि दो जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके तो साक्षी आप लोग भी रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी लोग भी साक्षी रहे हैं। नंबर एक, तो जो आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो आप जानते हैं जीएसटी का हुआ, जो कि 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, इसके आप साक्षी रहे हैं। उसके पहले जो नोटबंदी की गई 2016 में मोदी जी के द्वारा, उसके भी आप साक्षी रहे हैं। और 500 रुपए और 1000 रुपए का जो नोट बंद किया गया है वो आपको सबको पता है। लेकिन उसके पहले भी कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। 3 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करूंगा। सबसे पहला रिफॉर्म्स तो 1947 में ही हुआ था, जब आपकी कंट्री आजाद हुई थी, और उस समय पर आपके 1 रुपए की कीमत जो थी वो $1 के बराबर थी। आप मान के चलिए आज लगभग आप 70 के आसपास चल रहे हैं। उस समय पे 1 रुपीज इक्वल टू $1, ये कंडीशन चल रही थी उस समय पे। दूसरा जो रिफॉर्म किया गया था वो था 1978 में मोरारजी देसाई जी के द्वारा।
ये नोटबंदी आपने अभी सुनी है, नोटबंदी 1978 में ऑलरेडी हो चुकी है। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय पर उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी थी। उस समय पर उन्होंने 1,000 का नोट, 5,000 का नोट और 10,000 रुपए का नोट, ये तीनों नोट एक साथ बंद कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था। और फिर भी जहां एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं अपने देश में, तो 1991 में एलपीजी हमारे यहाँ पर लागू हुआ था। अब एलपीजी का मतलब आप सिलेंडर समझ लगाइएगा। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। उनके जाने के बाद में नरसिंह राव जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन उस समय पर देश की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी। और जैसा आप जानते हैं कि जो आरबीआई है, आरबीआई के पास हमेशा गोल्ड होता है। गोल्ड इस तरीके से होता है, आरबीआई जितने भी करेंसी प्रिंट करती है उसके अगेंस्ट उतने का गोल्ड अपने खजाने में इकट्ठा करके रखती है। ये आरबीआई की एक पॉलिसी होती है। किसी भी देश की फाइनेंशियल पोजीशन दो चीज पर डिपेंड करती है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका गोल्ड, दूसरा फॉरेन करेंसी। क्योंकि अगर आप घर में इंडिया में कितने भी नोट छाप लें, लेकिन उस नोट को लेकर दुनिया में कहीं कुछ खरीदने जाएंगे तो आपको उस नोट से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अपने खजाने में क्या रखना पड़ेगा? तो हमेशा आरबीआई किसी भी देश की फाइनेंशियल कंडीशन तभी स्ट्रांग मानी जाती है जब उसके पास में जितना ज्यादा गोल्ड हो या जितना ज्यादा उसके पास में फॉरेन करेंसी हो। आपके पास जितना डॉलर होगा, जितना पाउंड होगा, जितना यूरो होगा, जितना भी अदर कंट्रीज का पैसा आपके पास में होगा, उतना ज्यादा आपको स्ट्रांग माना जाएगा। तो चंद्रशेखर जी के जमाने पे लगभग ये हुआ था कि जो आरबीआई का गोल्ड था उसको मॉर्गेज पे रखा गया था वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था। और लोन भी क्यों लिया गया था? लोन लिया गया था कि जो हम ऑलरेडी लोन ले चुके थे उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने की, क्योंकि आपकी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि आप इंटरेस्ट भी पेमेंट कर सकें। आप ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब कर्ज में चल रहे थे। तो एक बहुत फाइनेंशियल चेंजेस जो लाए थे, और वो चेंज लेके आए थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप जानते होंगे पहले वे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और आरबीआई के गवर्नर के बाद वे फाइनेंस मिनिस्टर बने कांग्रेस सरकार अभी। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में इन्होंने टैक्स के अंदर बहुत सारी छूट दी गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट दी गई, ताकि बाहर का जो सामान है, गुड्स है, वो इंडिया में आके कंपनियां आए, उनको वेलकम किया गया। बाहर की कंपनी आकर एस्टेब्लिश हुई, और उसी के बाद साथ साथ इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी बाहर जाके बिकने के लिए तैयार है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने देखा होगा जो अभी न्यू मार्केट में आप जाते हैं और जो आपको 50-50, 100-100 रुपए की सेल वाली घड़ी मिलती है ना, वो घड़ी एक टाइम पे 91 के पहले स्मगलिंग हुआ करती थी, स्मगलिंग करके आती थी वो घड़ियां, क्योंकि हमारे देश में इतने इजीली नहीं मिलते थे। फॉरेन प्रोडक्ट आपको नहीं मिलते, तभी आप जाके देखिए अपने किसी मार्केट में तो फॉरेन प्रोडक्ट से पूरा मार्केट भरा रहता है। चाइना ने तो लगभग पूरी दुनिया में कब्जा करके रखा हुआ है। आप दिवाली भी मनाते तो सीरीज जो होती है वो चाइना की जलाते हैं, पटाखे भी उसके आने लगे, राखी भी, उसको पता नहीं राखी क्या होता है, लेकिन राखी बना के वो हमारे यहाँ पर भेजता था। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है एक सोच समझ के साथ में कि दुनिया के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो एक मार्केट है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हुए आप जो है बिजनेस करिए, एक दूसरे के साथ करिए। प्राइवेटाइजेशन भी वहीं पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप उसके पहले देखिए अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें तो तब प्राइवेट कॉलेज वगैरह इतना नहीं हुआ करते थे, लगभग नहीं के बराबर थे, सिर्फ सरकारी ही चलते थे। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो मुश्किल से 2 या 3 कॉलेज एमपी में हुआ करते थे। उसके बाद से ये सब चीजें शुरू की गई, हर चीज का निजीकरण किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली रिफॉर्म था जो हम लोगों ने देखा है, 91 के बाद में हमने इसको देखा है। तो ये कुछ बेसिक था, और उसी में जो पार्ट है आपका जीएसटी पार्ट है वो मैडम ने काफी अच्छे से समझाया। और अब जो इनकम टैक्स का पार्ट है, कल जहां पर मैंने इसको एंड किया था उसी के साथ मैं इसको फिर आगे आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। और जैसे मैंने मैडम से बात की थी, लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ उसको, मैं स्लाइड के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मतलब थोड़ा थोड़ा बताऊंगा हर एक हेड्स के बारे में। ग्रॉस टोटल इनकम, कल जैसे मैंने आपको डिडक्शंस वगैरह के बारे में बताया था कि अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शंस होते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी कल। लेकिन
वो इनकम्स कैलकुलेट कैसे की जाती है, एक एक हेड में कैलकुलेशन कैसा होता है, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा ना। तो मैं आपके साथ में स्लाइड को शेयर करता हूँ। मैं कल मैंने आपको बताया था कि जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पर्सन की अगर इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है या उसकी इनकम कैलकुलेट होती है, तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए ओवरऑल जो 5 हेड्स हैं, वो 5 हेड्स जो हैं उसके अंदर अपन सारे कैलकुलेशंस करते हैं। क्या आपको स्लाइड दिख रही है मेरी? हेलो? नहीं दिख रही होगी शायद, क्योंकि मैं शेयर करना भूल गया। अभी नहीं दिख रही नितिन जी? जी 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 जी, जस्ट मिनट मैम, जी जस्ट मिनट प्लीज। जी जी। जी अ, अब आपको दिखना शुरू हुई है मेरी स्लाइड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कल कल जो हमने जहाँ पे शुरुआत करी थी, वैसे तो हालांकि फिर ये भी वो विषय ऐसा है कि इसका कैलकुलेशन हम इतनी जल्दी नहीं समझ सकते हैं, फिर भी मैं 5 हेड्स जो हैं इसके अंदर आते हैं किसी भी व्यक्ति का कैलकुलेशन करने के लिए। कंपनी के केस में ये 5 हेड्स नहीं चलेंगे, किसी पार्टनरशिप फर्म के केस में ये 5 हेड्स नहीं चलेंगे, वहां पर सिर्फ आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की बात करेंगे। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये 5 हेड्स जो हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अगर कैलकुलेशन में नहीं होता है तो आप उसको नील करके लिखेंगे, लेकिन आपको 5 हेड का डिस्क्रिप्शन देना होता है। सबसे पहला हेड जो आता है वो होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसे अपन कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरीज को कह रहे हैं। सैलरी इनकम अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे परक्विजाइट्स होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको लिखी और जो आपको बताई, वो आपने में आ रही है आपको, कि रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। किसी भी इनकम को आप सैलरी हेड के अंदर कब लेंगे? स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना? तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो स्लाइड अगर आप चाहें तो मैं कल्पना मैडम के साथ में शेयर भी कर लूंगा, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था कि कोई एक व्यक्ति है जो कि कमीशन बेस पर किसी के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम भोपाल में ही ले लेते हैं, सुरजीत ऑटो की बात करते हैं। सुरजीत ऑटो पे आप देखेंगे तो उसके पास में बजाज की जो है वो एजेंसी है उसके पास में। तो बजाज के जो व्हीकल्स होते हैं वो व्हीकल्स को सेल करता है, सेल करने के बदले में उसको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर सुरजीत ऑटो का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो सैलरी हेड में नहीं होगा, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसका कैलकुलेशन होगा। क्योंकि बजाज और सुरजीत ऑटो के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, वो सैलरी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा जब तक। लेकिन हाँ, सुरजीत ऑटो में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उनको जो पर मंथ सैलरी दी जा रही है, हो सकता है कि कोई एजेंट हो जो कि वहां पर सेलिंग वाला भी, मार्केटिंग वाला भी कोई लड़का हो सकता है जो काम करता हो वहां पर, उसको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता हो। उसकी काउंटिंग जो होगी, उसका जो कैलकुलेशन होगा, वो सैलरी हेड के अंतर्गत होगा। लेकिन सुरजीत ऑटो का जो कैलकुलेशन होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगा। तो सबसे पहली बात कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होना जरूरी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ही एम्प्लॉयर के अंतर्गत फुल टाइम काम कर सकता है, कभी भी दो व्यक्तियों के अंतर्गत काम नहीं करेगा। लेकिन अगर पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहा है और वहां से भी उसको अगर सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी का कैलकुलेशन आप अदर सोर्स में करेंगे, उसे आप सैलरी हेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब एक व्यक्ति के लिए एक समय में एक ही एम्प्लॉयर हो सकता है, दो एम्प्लॉयर एक बार में नहीं हो सकते। कई बार ये होता है कि जो सैलरी दी जाती है उस सैलरी में कुछ डिडक्शंस करने के बाद में सैलरी दी जाती है। तो जो डिडक्शंस किए जाते हैं वो सारे के सारे डिडक्शंस आपको सैलरी में प्लस करना होंगे, और उसके बाद जो सैलरी कैलकुलेट होगी हमेशा टैक्सेबल सैलरी उसी को माना जाएगा। जैसे कि खुद का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में, आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों का लगभग बराबर परसेंटेज से कंट्रीब्यूशन होता है, 12-12% का। तो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डिडक्शन हुआ है वो डिडक्शन को उसकी सैलरी में प्लस किया जाता है। प्लस इन द सेंस उसके हाथ में जो सैलरी आ रही है या उसके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आ रही है वो नेट सैलरी आती है। नेट सैलरी मतलब सारे डिडक्शंस होने के बाद। तो आप नेट सैलरी को टैक्सेबल सैलरी नहीं मान सकते, उस नेट सैलरी में आपको ये जो डिडक्शन किए गए एम्प्लॉयर के द्वारा आपको ये सारे के सारे ऐड करना होंगे, जिसमें आपने आपने ले लिया है उसका खुद का पीएफ में कंट्रीब्यूशन,
जो टीडीएस किया गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये मैंने बताया था आपको कल कि जो सोर्स है जहां पर इनकम आपकी जनरेट हो रही है, वहां पे आपके एम्प्लॉयर जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको आपके सैलरी पर टैक्स का डिडक्शन करना है और आपके अकाउंट में उसको जमा करना है। अगर किसी को प्रकार का आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है, उसका रीपेमेंट हो रहा है, वो माइनस किया गया हो तो वो प्लस करेंगे। अगर एलआईसी का कोई प्रीमियम दिया गया है आपकी सैलरी से तो वो प्लस होगा। ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर प्लस करना पड़ेगी, तब जाके वो सैलरी बन पाएगी, जिसे हम टैक्सेबल सैलरी कहेंगे। सैलरी के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, वेजेस भी सैलरी में आता है, सैलरी भी सैलरी में आती है और रेम्युनरेशन भी सैलरी में आता है। वेजेस नॉर्मली वर्कर के लिए यूज किया जाता है, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको जो पे किया जाएगा, जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं तो उसके लिए आप वेजेस वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन भी सैलरी में होगा। जो ऑफिस में काम करते हैं उनको जो पे किया जाता है लगभग उसके लिए अपन सैलरी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको भी सैलरी पे की जाती है, लेकिन उसके लिए वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं रेम्युनरेशन। तो भले वो आप वर्ड वेजेस यूज करें, चाहे सैलरी यूज करें, चाहे रेम्युनरेशन यूज करें, इनका पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पूरा सैलरी हेड के अंदर ही होना है। सेकंड थिंग इज द पेंशन। पेंशन जो होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, 100% टैक्सेबल होती है पेंशन। जब आदमी जॉब करता है तब उसकी सैलरी टैक्सेबल होती है, और जब वो रिटायर हो जाता है और उसको जब पेंशन मिलना स्टार्ट होती है तो वो पेंशन 100% उसके लिए टैक्सेबल होती है। अब कई बार ये होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह पर उसके जो लीगल हेयर्स है वो, या उसकी जो विडो, उसकी जो वाइफ है वो पेंशन लेती है, तो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन उस वाइफ के लिए पेंशन का जो कैलकुलेशन होगा वो सैलरी हेड में नहीं होगा, वो अदर सोर्स में होगा, क्योंकि वाइफ ने कभी जॉब नहीं किया है। पेंशन जो आ रही है उसको उसके हस्बैंड के बिहाफ में आ रही है, इस कारण से उसकी वाइफ का जो कैलकुलेशन होगा वो पेंशन उसको मिल रही है वो अदर सोर्स हेड के अंदर कैलकुलेट होगी। ग्रेजुटी का अमाउंट एक है, आप जानते हैं ग्रेजुटी वगैरह, ग्रेजुटी हमेशा रिटायरमेंट के टाइम पर ही मिलती है। तो कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ये जो भी आपको रिसीव होगा ये सब टैक्सेबल होता है, 100% टैक्सेबल होता है। हालांकि ग्रेजुटी का एक कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन अभी हम आगे देखेंगे कि कैलकुलेशन क्या होगा। परक्यूजाइट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो परक्यूजाइट्स जो होते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्यूजाइट्स, एक तो पहले हम ये समझते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अनुलाभ। परक्यूजाइट्स जो होता है, क्या ठीक है, अभी दिख रही, थोड़ा सा बड़ी दिखेगी इसलिए मैंने इस टाइप से किया है। परक्यूजाइट्स जिसे कि हम कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 17(2) के अंदर जाकर हम कैलकुलेट करते हैं। परक्यूजाइट्स का मीनिंग होता है कि सेवाएं देना, किसी प्रकार का कोई अनुलाभ प्रदान करना। जब एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कोई अनुलाभ प्रदान करता है, मतलब किसी चीज का पैसा ना देते हुए सुविधा देना, तो वो सुविधाएं भी टैक्सेबल होती हैं। अगर आप टैक्सेबल नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय बोलेगा कि भाई एक काम कीजिए, हमको तो कैश में सैलरी मत दीजिए, आप तो सब सुविधा दे दीजिए, आप तो हमें रहने के लिए आप हमें घर दे दीजिए, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे दीजिए, मेडिकल की फैसिलिटी दे दीजिए, घूमने के लिए कार दे दीजिए, रहने के लिए घर दे दीजिए, मतलब और सारी चीजें अगर आपको मिल गई हैं तो फिर उस कंडीशन में सैलरी आपके हाथ में क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो अगर सैलरी मिल रही है या कैश मिल रहा है या कोई सुविधा मिल रही है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, तो वो 100% उसका कैलकुलेशन होता है, और उसमें से कुछ परक्यूजाइट्स ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं और कुछ परक्यूजाइट्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जम्प्ट होते हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इज द आपका फुली टैक्सेबल कहलाता है ये। एडवांस सैलरी एंड अरियर्स ऑफ सैलरी इज आल्सो फुली टैक्सेबल। आपकी जैसे 12 महीने की सैलरी बनती है, किसी भी एम्प्लॉय की 12 महीने की सैलरी बनती है, लेकिन वो एंड में जाके, जैसे भी आपका चल रहा है, जनवरी चल रहा है, आपको फिर मार्च की सैलरी और मिलेगी, लेकिन मार्च में जाके आपने 2 महीने की एडवांस सैलरी ले ली, आपने अगले साल की अप्रैल और मई की सैलरी भी आपने मार्च में ही रिसीव कर ली। अब जैसा मैंने बताया कि इनकम टैक्स में हमेशा फाइनेंशियल ईयर चलता है, 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। तो 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, लेकिन आपने अगले साल की अप्रैल और मई की सैलरी भी इसी मार्च को ले ली, तो यहाँ पर जो आपकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी वो 12 महीने की नहीं बनेगी, वो 14 महीने की बनेगी, वो 14 मंथ्स की बनेगी। क्यों? क्योंकि 2 महीने की सैलरी आपने एडवांस ले ली। हम अलाउंसेस की बात करें, परक्यूजाइट्स मैंने भी आपको समझाया, जहां पे सुविधाएं मिलती हैं। अलाउंसेस होता है यहाँ पर एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को सुविधा नहीं देता है, बल्कि सुविधा के बदले में कैश पेमेंट कर देता है, नकद भुगतान कर देता है। तो ये कुछ अलाउंसेस होते हैं
जो या तो फुली एग्जम्प्ट होते हैं, तो फुली एग्जम्प्ट में बहुत ही लिमिटेड आते हैं। नंबर फर्स्ट हो गया आपका फॉरेन अलाउंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। जो भी एम्प्लॉइज वगैरह जो एम्बेसी वगैरह में अब्रॉड में जो पोस्टेड होते हैं, उनको जो भी फॉरेन अलाउंस दिया जाता है वहां पर रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको जो एचआरए, या फिर आप ये मान के चलिए कि इनको तो लगभग जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो लगभग सभी एग्जम्प्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। ऐसे कौन से अलाउंसेस होते हैं जिन्हें कि फुली टैक्सेबल किया जाता है? नंबर फर्स्ट, डीएनएस अलाउंस। जैसे आप जानते होंगे, अपन महंगाई भत्ता एक शब्द यूज करते हैं, हमेशा महंगाई भत्ता यूज किया जाता है। अगर आप कभी किसी की सैलरी शीट देखेंगे, सैलरी स्टेटमेंट देखेंगे, या किसी का इनकम टैक्स की रिटर्न देखेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि सैलरी, जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस उसके साथ में डीएनएस अलाउंस, ये सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लगभग आप मान के चाहिए चलिए कि 70 से लेकर 80% तक डीएनएस अलाउंस मिल जाता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है। तो डीएनएस अलाउंस अगर दिया जा रहा है, महंगा भत्ता अगर दिया जा रहा है, तो वो भत्ता 100% टैक्सेबल होता है। सीसीए जिसे हम बोलते हैं, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, जब कभी किसी की पोस्टिंग किसी शहर में होती है, किसी भी एम्प्लॉय की पोस्टिंग किसी शहर में की जाती है, तो उसको एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। जितने बड़े शहर में वो जाता जाता है, ये सीज का बढ़ते जाता है। और अगर किसी विलेज में किसी छोटी जगह पर अगर उसका जॉब होता है या उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो सीसीए उसका खत्म हो जाता है। तो सीसीए जो होता है वो भी 100% टैक्सेबल होता है। इसके अतिरिक्त आगे हम देखते हैं, तो जो भी अलाउंसेस दिख रहे हैं आपको, जैसे फैमिली अलाउंस मिल गया है, टिफिन अलाउंस मिल गया है, लंच मिल गया है, कैपिटल कंपनसेटरी अलाउंस मिल गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये मिलता है, लंच है, टिफिन है, मतलब खाना नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है ना? फैमिली के लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है, ये हमेशा उनके लिए रहता है जो कि फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनको एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ओवर टाइम अलाउंस, तो ओवर टाइम का जो भी पैसा मिलेगा वो 100% टैक्सेबल होता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस अगर फिक्स्ड नेचर का है, तो वो 100% टैक्सेबल माना जाता है। अब आप थोड़ा सा, आपको सैलरी हेड की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, समझिएगा इस बात को। मेडिकल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, लगभग सारे एक्सपेंडिचर्स डिवाइड हो सकते हैं। मेडिकल को मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसके खुद के, उसके स्पाउस के, उसके बच्चों के, उसके पेरेंट्स के, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने दे दी जाती है कि भाई आपको 5000 रुपीज पर मंथ दिया जा रहा है मेडिकल के नाम का। अब इसमें से आप कितने का ट्रीटमेंट करते हैं, कितने का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, कितने की बचत करते हैं, इससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक फिक्स्ड अमाउंट मेडिकल अलाउंस के नाम से मिल रही है, तो वो 100% टैक्सेबल मानी जाती है। दूसरा होता है मेडिकल की फैसिलिटी, परक्यूजाइट्स हम बोल रहे हैं। परक्यूजाइट्स होता है, यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाता है, यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, बीएचएल, बीएचएल के एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनको कभी भी मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाता है। उनके लिए डिस्पेंसरी खोली गई है, उनके लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल खोला गया है। तो जो बीएचएल का एम्प्लॉय होता है, वो अपना ट्रीटमेंट वहां पर जाकर मुफ्त में कराता है, फ्री में कराता है। तो उस कंडीशन में उसको जो फ्री में फैसिलिटी मिलती है, वो मेडिकल का परक्यूजाइट होता है, वो अलाउंस नहीं होता है। अलाउंस 100% टैक्सेबल होगा, लेकिन जो परक्यूट होता है वो 100% एग्जम्प्ट होता है। कितने का भी ट्रीटमेंट हो जाए, कितने का भी ऑपरेशन हो जाए, वो हमेशा टैक्स फ्री होता है। तीसरा होता है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। आपने ये भी कई बार सुना होगा प्रैक्टिकली। रीइंबर्समेंट का मतलब ये है, ना तो आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, ना आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर अगर एक्चुअल में आपका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, आपका जो लैब की पैथोलॉजी, लैब की रिपोर्ट वगैरह, वहाँ का बिल, इसके अलावा जो भी आपका मेडिसिन वगैरह लगी हैं, ये सारे बिल वगैरह कलेक्ट करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर के पास में सबमिट करना पड़ता है। और जो अमाउंट का बिल आपने सबमिट किया है, वो पैसा आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिल जाता है। दिस इज द रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस के बारे में आपको समझना है। तो हम अभी बात कर रहे हैं अलाउंस की। तो अलाउंस जो है वो 100% जो टैक्सेबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, वाटर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे के सारे अलाउंस जो होते हैं वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। अब हम जैसे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस की बात करें,
ये अलाउंस इस टाइप का होता है जिसका एक पार्ट एग्जम्प्ट होता है और आगे का जो पार्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। इसमें सबसे पहला अलाउंस आपका आ गया है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को रहने के लिए घर नहीं दिया गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को किराए के मकान में रहने के लिए एक अलाउंस दिया जा रहा है। वो कितना भी हो सकता है, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली बैंक एम्प्लॉयज को ये मिलता है। एचआरए जो होता है वो हमेशा बैंक एम्प्लॉयज को मिलता है। तो अगर जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अगर एचआरए मिल रहा है तो वो 100% एग्जम्प्ट होगा। लेकिन बी पार्ट जो मैंने लिखा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर एम्प्लॉय कुछ कोई ऐसे घर में रहता है जो उसका खुद का घर हो, या अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, या कहीं ऐसी जगह पर रहता हो जिसका उसको किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसे एचआरए मिलेगा वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। एचआरए का एग्जम्पशन उसको उसी कंडीशन में मिलेगा जब वो किराए के मकान में रहता हो और खुद किराए का पेमेंट करता हो। अब एग्जम्पशन की लिमिट क्या है, शॉर्ट में ही समझा देता हूं मैं आपको। तीन चीजें इसमें देखी जाती है। नंबर फर्स्ट, उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है वो। दूसरा, उसने एक्चुअल में रेंट कितना पे किया है। जो रेंट पे किया है उसमें से हम माइनस करते हैं उसकी सैलरी का 10%। दो पार्ट हो गए। नंबर फर्स्ट हो गया आपका कि उसको एक्चुअल में एम्प्लॉयर की तरफ से एचआरए कितना मिल रहा है। दूसरा, उसने जो रेंट पे किया है वो उसकी सैलरी का 10% से कितना ज्यादा है। तीसरा, आप कैलकुलेट करेंगे सैलरी का या तो 40% या 50%। अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो सैलरी का 50%, और अगर वो अदर सिटीज में रहता है तो उसकी सैलरी का 40%। ये तीन पॉइंट आपके सामने आ गए हैं। इन तीनों पॉइंट में से जो भी सबसे कम होगा उसका उसको यहाँ पर एक तरीके से एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आप टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? आप टैक्सेबल इस तरीके से निकालेंगे, टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू एचआरए रिसीव्ड माइनस लीस्ट ऑफ द अबव। जो मैंने आपको ऊपर के तीन पॉइंट बताए हैं, इन तीन पॉइंट में से जो भी सबसे कम फिगर निकलेगी, एक्चुअल एचआरए, दूसरा जो आपने निकाला, तीसरा 40 और 50%, है ना, लिस्ट ऑफ द अबव। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो आपको एचआरए रिसीव्ड में से माइनस करना पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ फिगर बच रही है तो वो फिगर आपका टैक्सेबल एचआरए में काउंट होती है। और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी नहीं होता है। यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन ऑन टर्नओवर। ये आपका इसमें प्लस किया जाता है। वैसे ही कुछ और अलाउंसेस हैं जो कि कुछ लिमिट तक दिए जाते हैं। अब स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल थे, अभी मैंने आपको नहीं बताया। अब जैसे मैं अगला पॉइंट बताऊंगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस। कुछ लोगों के ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग कर दी जाती है, तो वहां पर नॉर्मली ये जो अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेंगे, आप मान के चलिएगा। प्राइवेट एम्प्लॉय को लगभग इस तरीके के अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो अगर कोई पर्सन जो कि एमपी, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जहां पर की ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर उसकी अगर पोस्टिंग की गई है, उसे अगर ट्राइबल एरिया का कोई अलाउंस मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उस अलाउंस में से 200 रुपीज पर मंथ का अलाउंस एग्जम्प्ट होगा, बाकी की फिगर टैक्सेबल होगी। जैसे उसे वहां पर मिल रहा होगा 500 रुपीज पर मंथ, तो 500 में से 200 जो है वो आप माइनस करेंगे, 300 रुपीज को आप टैक्सेबल करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉय को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलाउंस का पेमेंट किया जा रहा है, जिसे कि एजुकेशन अलाउंस के नाम से आप कह रहे हैं। यहाँ पर जो डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल जो मिलेगा उसमें से आप माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। मतलब एक बच्चे के साल भर में 1,200 रुपीज से ज्यादा का एग्जामिशन आप नहीं ले सकते, और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों का ले सकते हैं, दो बच्चों से ज्यादा का नहीं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के चार बच्चे हैं और उसका एम्प्लॉयर चारों बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस का पेमेंट कर रहा है, तो आप चार का 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से माइनस नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ दो बच्चों का 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2,400 रुपीज जो होगा वो आप माइनस करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर जो चिल्ड्रन का मतलब है, यहाँ पर खुद के बच्चे या एडॉप्टेड बच्चे, है ना, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। हॉस्टल अलाउंस है, अगर उन्हीं बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी के लिए भी अगर पैसा दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में 300 पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा, बाकी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन आपकी वही आ रही है, मैक्सिमम दो बच्चों के लिए ये एग्जम्प्ट होगा, उससे ज्यादा के लिए टैक्सेबल होगा। परक्यूजाइट्स, परक्यूजाइट्स सुविधाएं,
जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ परक्यूजाइट्स है जो कि 100% एग्जम्प्ट होते हैं। अभी एग्जम्प्टेड परक्यूजाइट्स क्या हैं, आप देखिए पहले। एलटीसी जिसको कहते हैं, ये 100% एग्जम्प्ट होती है, लीव ट्रेवल कंसेशन। कंप्यूटर लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल पर्सनल यूज, अगर किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जा रहा है ऑफिस के लिए, पर्सनल के लिए, 100% एग्जम्प्ट। इनिशियल फीस पेड फॉर कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, किसी क्लब के मेंबरशिप के लिए जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप होना चाहिए, तो उसके लिए अगर एम्प्लॉयर की तरफ से पेमेंट किया गया तो पूरा का पूरा फ्री है। रिफ्रेशमेंट अगर दिया जाता है, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफिस प्रेमाइसेस में, वो 100% एग्जम्प्ट होता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो 100% एग्जम्प्ट होता है। तो ये सारी चीजें आ रही है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, अभी मैंने बताया था कस्तूरबा वाला आपको एग्जांपल दिया है। अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को ये मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पर कितने भी रुपए का ट्रीटमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फैसिलिटी उसको दी गई है वो 100% एग्जम्प्ट होती है। और साल भर में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को 5,000 रुपीज का गिफ्ट दिया जा सकता है। 5,000 से ज्यादा देने पर ज्यादा की फिगर टैक्सेबल होगी। हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी फ्री होती है। फ्री टेलीफोन, भले ही वो मोबाइल हो चाहे फिक्स्ड हो। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, लोन का मतलब समझना, लोन का मीनिंग ये है कि एम्प्लॉयर ने आज पैसा दिया है, एम्प्लॉय से एक टाइम के बाद में वापस लेगा, ये बात बहुत ही क्लियर है। लेकिन अगर वो लोन 20,000 रुपीज से ज्यादा का है, तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन 20,000 के अंदर है इंटरेस्ट फ्री लोन, तो जितना भी इंटरेस्ट है उसको एग्जम्प्ट माना जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख रुपए का लोन दिया गया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 साल के लिए 1 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है, जो कि इंटरेस्ट फ्री है। अब आप देखिए, अगर वो मार्केट से लेने जाता तो कम से कम 10 या 12% उसको पे करना पड़ता है। तो 12% से आप कैलकुलेट करिए, तो 12,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को छोड़ दिया, तो ये माना जाएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 12,000 रुपीज का बेनिफिट दिया। वो 12,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि जो लोन है वो 1 लाख रुपीज का है, मोर देन 20,000 रुपीज। तो अगर लोन 20,000 के अंदर है और इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो उसका कोई कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हम जानते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, वो 100% एग्जम्प्ट होता है। मील्स के बारे में भी है, मील्स भी हम जानते हैं। जो फ्री मील अगर दिया जाएगा 50 रुपीज तक अगर होता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर का वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, कई बार कुछ जगह पे कैंटीन जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में कैंटीन होते हैं, वहां पर एक कूपन बांटा जाता है और कूपन के थ्रू 5 रुपया 10 रुपए चार्ज किए जाते हैं एम्प्लॉय से। अब वो 10 रुपए के कूपन में पेट खाना खाता है, वो भले ही वो खाना 200 रुपीज या 300 रुपीज का हो। तो यहाँ पर उसको आप ये नहीं बोलेंगे कि उसको फ्री में फूड प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर 10 रुपए उससे चार्ज किए गए। ऐसी कंडीशन में जो भी उसको बेनिफिट दिया गया है वो 100% एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा टैक्सेबल परक्यूजाइट्स आ जाते हैं। ये वो परक्यूजाइट्स हैं जो कि 100% टैक्सेबल होते हैं, जिसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया है। हमने पहले एचआरए की बात करी थी। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान रहने के लिए नहीं दिया था, उसको वहां पर अलाउंस दिया जा रहा था, पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट पे की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए मकान दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, तो उसका हमें कैलकुलेशन करना होता है। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कार दी गई हो, कार की फैसिलिटी दी गई हो, उसके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दी गई हो, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपसे बात की थी कि मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है उसका रीइंबर्समेंट किया गया, तो ये सब टैक्सेबल परक्यूजाइट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेन ट्रेवल, सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब अगर जैसे गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या वाटर का जो बिल है, ये सारा का सारा बिल जो है वो कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। उस कंडीशन में जितने का भी बिल भरा गया है वो 100% टैक्सेबल माना जाएगा। मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी साल भर की 5 लाख रुपए होती है, लेकिन उसका जो लाइट का बिल होता है साल भर का 50,000 रुपए का, वो भी उसके एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो उसको एम्प्लॉयर की तरफ से जो बेनिफिट मिला है वो 10,50,000 रुपए का मिला। कितने का मिला? 10,50,000। 10 लाख तो सैलरी मिली और 50,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिला। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को अपनी कोई एसेट्स बेची जाती है और वो कम रेट पे बेची जाती है,
तो उस कंडीशन में जितने का कंसेशन दिया गया वो कंसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फर्नीचर था जिसकी कीमत थी मार्केट वैल्यू 25,000, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय को दे दी गई सिर्फ कितने में, 5,000 रुपए में। तो जो 20,000 रुपए की फैसिलिटी मिली है वो 20,000 रुपए टैक्सेबल माने जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अब इसको स्किप करते हुए ही चलता हूँ। एलटीसी वगैरह के बारे में हम देख चुके हैं, ग्रेजुएटी के बारे में। अब ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होता है, ग्रेजुएटी जो होती है हमेशा रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत आती है। और हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होता है और उसे जो ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये हमेशा लमसम मिलता है, एक बड़ी अमाउंट पे मिलता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। प्रोविडेंट फंड का पैसा कैसा होता है, जब एम्प्लॉय चाहे तो अपने जॉब के बीच में भी निकाल के उसको यूज कर सकता है, पर्सनल यूज के लिए भी ले सकता है। पर्सनल यूज के लिए ही लेगा, लेकिन मतलब जैसे घर में कभी कुछ आवश्यकता पड़ गई है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसमें निकाल सकता है। ग्रेजुएटी का पैसा हमेशा उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है और ये हमेशा लमसम मिलता है। पेंशन जो होती है वो लमसम भी मिल सकती है, वो पर मंथ भी मिल सकती है, लेकिन ग्रेजुएटी हमेशा लमसम मिलती है। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसे अगर ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है तो उसके लिए ये फुली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ABC करके 3 पॉइंट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की। इसके बाद में उसने जितने भी साल अब जॉब की हो उसमें 1 साल के बदले में 15 दिन की जो सैलरी आप वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब जितने साल भी उसने जॉब किया है, मान लीजिए उसने जो जॉब किया है वो जॉब किया है 20 साल, तो आप 1 साल में 15 दिन कैलकुलेट करिए। मान लीजिए उसकी सैलरी 50,000 है, तो 15 दिन की कितनी बनी, 25,000। ठीक है ना। अब 25,000 कैसे हो गया ये बताऊंगा। 25,000 हो गया उसका कैलकुलेशन। तो 1 साल में 25,000, तो 20 साल में कितना हुआ, 25 इंटू 20 करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फिगर आएगी। इसके बाद हाफ मंथ सैलरी की जो बात चल रही है, किसी जगह पर रूल होता है, कहीं पर 15 दिन की सैलरी काउंट होती है और किसी जगह पर आधे महीने की सैलरी काउंट होती है। 15 दिन की जहां भी सैलरी शब्द यूज होगा वहां पर आप 15/26 करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि मंथ में 4 संडे होते हैं। इस कारण से आप जो 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो जस्ट हाफ नहीं कर देंगे। आप क्या करेंगे, जो सैलरी होगी 50,000 इंटू 15/26 करके कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। इन तीनों में से जो भी सबसे कम फिगर होती है वो फिगर को आपको एग्जम्प्ट करना है, बाकी की जो ग्रेजुएटी की फिगर होती है उसको आप टैक्सेबल मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा पेंशन की बात कर लेते हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात हो रही है। पेंशन तो जो पर मंथ आएगी 8% एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहते हैं कि उनको पेंशन का कुछ पार्ट लमसम में दे दिया जाए। तो लमसम में जब भी वो पेंशन निकालेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, दो ऑप्शन समझना है आपको। पहला ऑप्शन हो गया आपके पास, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेंशन को कम्यूट करवाता है, मतलब लमसम पैसा लेता है पेंशन का, तो उसके लिए 100% वो एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉय है तो अदर एम्प्लॉय के लिए फिर दो कंडीशंस लग रही हैं, आपको ये समझना है। अगर उसे ग्रेजुएटी मिल रही है, other employee who receive gratuity also lump sum amount is exempt up to the commuted value of 1/3 of pension। अगर उसने कम्यूटेड पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी भी रिसीव की है तो जो पेंशन अभी वो रिसीव कर रहा है उसका सिर्फ 1/3 एग्जम्प्ट होगा, 2/3 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय ग्रेजुएटी नहीं लेता है, सिर्फ सिर्फ कम्यूटेड पेंशन लेता है, तो पेंशन का 1/2 जो है वो एग्जम्प्ट होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझना है। लिव इनकेशमेंट, ये भी एक कैलकुलेशन आपका बन जाएगा। हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको साल में कुछ छुट्टियां दी जाती है, मेडिकल बोलते हैं अपन, और सीसी बोलते हैं, कई प्रकार के जो होते हैं आपकी छुट्टियां जो डिफरेंट टाइप की मिलती हैं छुट्टियां, है ना। तो जो लीव्स वगैरह मिलती हैं उन सबको एम्प्लॉय साल में कभी यूज नहीं करता। मान लो उसको साल में जो है वो 20 छुट्टियां दी जा रही है, 20 में से उसने 10 छुट्टी ली, 10 छुट्टी उसकी बच गई। तो इस तरीके से वो जो छुट्टियां होती है वो उसकी बचती रहती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर देखा जाए तो पता चला उसके पास में 4 महीने की छुट्टी इकट्ठी पड़ी हुई है, 120 छुट्टियां उसके पास में इकट्ठी करके उसके पास पड़ी हुई है। अब उसको वो इनकेश कराता है, अगर इस प्रकार की फैसिलिटी है। नॉर्मली ये जो इनकेशमेंट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही होता है,
प्राइवेट एम्प्लॉयज में कम होता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं अगर होता है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी लीव इनकेशमेंट कराता है तो वो उसके लिए फुली एग्जम्प्ट होता है, फुली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 4 कैलकुलेशंस आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको एग्जम्प्ट करना है विच एवर इज लेस। नोटिफाइड लिमिट 3 लाख रुपए से ज्यादा की फिगर नहीं हो सकती है। एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ्स, जो उसकी एवरेज सैलरी निकल रही है एक महीने की, उसका 10 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में जो उसको अमाउंट मिला है वो, और एवरेज सैलरी इनटू जितने भी महीने उसने छुट्टियां नहीं ली हैं उतने से आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्चुअल में कैलकुलेशंस होते हैं, और मतलब इतना इजी कैलकुलेशन थोड़ा नहीं है, लेकिन आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझे तो ज्यादा अच्छा है इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशंस जब आप कर लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट भी बताया मैंने आपको, परक्विजिट बताया मैंने आपको, अलाउंस बताया, इन सबको प्लस करने के बाद में जो आती है वो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है। और ग्रॉस सैलरी में से आप यहाँ पर डिडक्शंस देना होते हैं, आपको सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलते हैं सैलरी के अंतर्गत। पहला डिडक्शन मिल जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो है कि 40,000 रुपए का, जो बढ़ा के अब 20-21 में 50,000 रुपए का कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000 रुपए का। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर उसको मिल रहा है, ऊपर हमने पढ़ा था एंटरटेनमेंट अलाउंस 100% टैक्सेबल होता है। अगर किसी एम्प्लॉय को 100% ये एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे मिल रहा है तो उसका एग्जम्पशन आप नीचे जाके डिडक्शन में देंगे। और ये डिडक्शन किसे मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना मिलता है? नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम लिमिट होती है 5,000 रुपीज पर एनम। सेकंड, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। और थर्ड, जो एक्चुअल में उसने अमाउंट रिसीव किया है वो। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उसका डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस में मिलेगा। और थर्ड आपका अंडर सेक्शन 16 में जो आ रहा है कैलकुलेशन, वो ये है कि अगर प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन किया गया है या एमआई के द्वारा प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया गया है तो वो भी आप इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल सैलरी कहलाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका सैलरी का पार्ट है जो मैंने आपको समझाया। हालांकि कैलकुलेशंस करके समझने में ज्यादा अच्छा लगता है और आपको समझ में भी आता, और कॉम्प्लिकेटेड होता है सैलरी का कैलकुलेशन करना, इतना इजी कैलकुलेशन नहीं है। फिर भी अभी हमने उसको शॉर्ट में देखा है, थोड़ा सा उसको आप रीड करिएगा। सेकंड हेड जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ये आप एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक इस तरीके से इनकम है जो अगर एक्चुअल में नहीं भी हो रही है तब भी आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। कैसे? मान लीजिए आपके पास में 2 मकान है, 2 मकान में से दोनों में ही आप रहते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि एक मकान आपके रेसिडेंशियल पर्पज से हो रहा है, लेकिन जो दूसरा मकान है वो दूसरा मकान आपने किराए पे दिया हुआ है, और उसका कैलकुलेशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कि वो किराए पे दिया गया होता। और किराए से जो इनकम आ रही है वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट हो जाती। ठीक है ना? तो वो मकान कितने में किराए पे दिया जाएगा उसके बेस पर उसका कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल हाउस भी आते हैं, बिल्डिंग आती है, ऑफिस आती है, शॉप आती है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपने रेंट पे दी है, आपके पास में मान लीजिए कोई ऑफिस है और आपने किसी को किराए पे दिया है, आपके पास में कोई शॉप है और शॉप आपने किराए पे दी है, आपके पास में कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में फ्लैट है और फ्लैट को आपने किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा, मतलब आप कौन है? आप एक असीसी हैं। ठीक है, करदाता, कल अपन ने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, तो आप वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ मैं असीसी के लिए कर रहा हूँ। तो जो असीसी है उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अगर किराए पे दी है तो उसको जो भी इनकम उससे प्राप्त होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट की जाएगी, बशर्ते वो प्रॉपर्टी उसके खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना हो रही हो। बशर्ते वो उसके खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना हो रही हो, भले ही सामने वाला उसको किसी भी पर्पज से यूज कर रहा हो, तो आपका जो कैलकुलेशन चलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैंने आपको वो वही 2 बात बता रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की रहेगी, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद उसके दे रहे हैं। अब आपके पास मान लीजिए एक ही मकान है। नॉर्मली होता ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास में एक ही मकान होता है, और एक मकान को हमेशा वो शो करता है कि उसका रेसिडेंशियल पर्पज से यूज हो रहा है।
लेकिन फिर भी अगर मान लो कि ऊपर के पार्ट में वो रह रहा है और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें उसने किसी बैंक को किराए पे दे दिया, किसी सुपर बाजार को किराए पे दे दिया, तो उस कंडीशन में जो एक मकान है उसका भी आधा पार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगा। वो उसको फिर बताना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। नॉर्मली रूल तो ये होता है कि एक मकान है तो ये मान लेंगे हम कि वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारा खुद का मकान होता है तो हम साइड में एक कमरा, दो कमरा, गैरेज या ऊपर छत पे दो कमरे निकाल के लड़कों को, स्टूडेंट्स वगैरह को या किसी को भी हम, किसी फैमिली को, छोटी फैमिली को किराए पे देते हैं। लेकिन उसको नॉर्मली कोई आदमी शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? वो ये बताता है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ये हमारा खुद का मकान है और इसमें सिर्फ हम रहते हैं और कोई नहीं रहता, हमने किराया पे नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा शो करता है तो फिर उसकी इनकम का कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा और उसे उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में एक ही व्यक्ति के नाम से दो प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट मानी जाएगी कि उसके खुद के लिए यूज हो रही है और दूसरी प्रॉपर्टी को टैक्सेबल माना जाएगा। या आप मान के चलिएगा दूसरी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हमेशा जो टैक्स लगता है कि इमेजनरी फिगर पे लग जाता है। इमेजनरी फिगर का मतलब ये है कि आपने मकान किसी को किराए पे दिया तो सरकार पहले ये बोलती है, उसका कंपैरिजन करती है कि जिस क्षेत्र में मकान है वहां पर उसका म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, मतलब वो मकान नगर निगम के हिसाब से कितने में किराए में जा सकती है या जाना चाहिए। फेयर रेंट की हम बात करें तो जिस लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी में क्या किराया चल रहा है, उस फ्लैट का क्या किराया चल रहा है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड तो आप जानते ही हैं, एक्चुअल आपको क्या किराया मिल रहा है, तो इनका कंपेरिजन किया जाता है। नगर निगम क्या, मान लीजिए फ्लैट है हमारे पास में, हमारे पास में एक फ्लैट है और फ्लैट साकेत नगर में है। मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ भैया ना, या एमपी नगर तो आप सब जानते ही होंगे। तो एमपी नगर में एक फ्लैट है मेरे पास मान लीजिए, तो एमपी नगर में एक फ्लैट का किराया नगर निगम क्या डिसाइड करती है? मान लीजिए नगर निगम ने डिसाइड किया 10,000 रुपए, लेकिन फेयर रेंट की बात चल रही भाई कि एमपी नगर में तो 10,000 रुपए में फ्लैट मिल ही नहीं सकता, वहां कम से कम 15,000 रुपए में मिलेगा। तो फेयर रेंट कितना हो गया? 15,000 रुपए। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से ज्यादा क्या हुआ? 15,000 रुपए फेयर रेंट ज्यादा हुआ। तो मुझे फेयर रेंट लेके चलना पड़ेगा। तीसरा, एक्चुअल में मैं कितना रिसीव कर रहा हूँ? तो हो सकता है मैं उनके बीच 12,000 रिसीव कर रहा हूँ। तो जो 12,000 है उस पर टैक्स या मेरी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, मेरी इनकम कैलकुलेट होगी 15,000 पे। विच एवर इज मोर, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पेरेंट या एक्चुअल रिसीव्ड भी ज्यादा है, मुझे उसके ऊपर इनकम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और फोर्थ आपको पता है स्टैंडर्ड रेंट होता है। ये एक्चुअल में मेट्रो सिटी जो होती है वहां पर लागू होता है, क्योंकि वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगा होता है। जैसे अगर आप बात करें दिल्ली की बात करें, अगर ये एक्ट दिल्ली में नहीं लगा होगा तो वहां पर तो प्रॉपर्टी के किराया ही इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। तो रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पे लगाना पड़ता है कि इससे ज्यादा किराया कोई भी व्यक्ति चार्ज नहीं करेगा। तो वहां पर इन चारों के बीच में कंपैरिजन हो जाता है। और हमारे भोपाल जैसे शहर में हम तीन चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और अगला हो गया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, विच एवर इज मोर। इन तीनों में से जो ज्यादा होता है उसे मैं मान के चलूंगा कि ये मेरी इनकम फ्रॉम या रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब मान लिया अगर मेरा मकान खाली पड़ा हुआ है, मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, तो सरकार उसके बारे में कुछ नहीं मानेगी। खाली भी पड़ा हुआ है तब भी एक्चुअल रेंट मुझे कितना मिला? जीरो। म्युनिसिपल कितना है? 10,000। फिर रेंट कितना है? 15,000। सरकार 15,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेगी और कैलकुलेशन करके जो है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन मेरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर हो जाएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है? जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकली है उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो मैंने पे किया होगा, मतलब जो एसईसी ने पे किया है, नगर निगम का जो हम कर चुकाते हैं, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है जो हमने चुकाया है, उसे हम इसमें से माइनस करेंगे, तब हमें मिलेगा यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं एनएवी। और नेट एनुअल वैल्यू में से हमें यहाँ पर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में दो डिडक्शंस मिलते हैं, वो आप समझ जाइएगा आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर फर्स्ट, मकान के ऊपर आप कितना भी खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, इनको कोई मतलब नहीं है। आप बोलो कि हमने उस पर रिपेयर करवाया, हमने उस पर वाइट वॉश करवाया, हमने ऐसा करा वैसा करा, एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर किया इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर फर्स्ट आपको जो डिडक्शन मिलेगा, मैंने आपको सेक्शन यह बताया था, अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत नंबर फर्स्ट
जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ रही है उसका सीधे सीधे आप 30% माइनस कर दीजिए। जो भी एनुअल वैल्यू आ रही है, नेट एनुअल वैल्यू 30% माइनस कर दीजिए। दूसरा, उस मकान के लिए आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप इसमें से माइनस कर दीजिए। अब ध्यान देना, वो जो आपने लोन लिया है वो उसी मकान के लिए लिया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उस मकान को गिरवे रख के एक लोन लिया और उससे आपने कुछ दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, वो नहीं हो सकता है। या हो सकता है कि आपने उस मकान को मॉर्गेज में रखा बैंक में और वो पैसा लेके आपने शादी में लगा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। जब उसी मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके परचेज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए अगर आप किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं, तो लोन पे जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा वो इंटरेस्ट इसमें से माइनस किया जाता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट बड़ा इसका सिंपल होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फॉर्मेट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहाँ से आई? अभी हमने कंपैरिजन किया था। नगर निगम क्या बोल रही है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, मतलब लोकल लोकल जो है एरिया वो का वहाँ का रेंट क्या है, ये आपने देख लिया। तीसरा, आपको एक्चुअल में क्या मिला, विच एवर इज हायर, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होता है उसे हम यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। इसमें से 80 ने जो म्युनिसिपल टैक्स, हेलो, म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया है वो आप माइनस करेंगे। बाकी सिस्टम कर दिया, कैमरा कर बचा दीजिए। नेट एनुअल वैल्यू। हेलो नितिन मैडम, जी, टाइम हो गया है थोड़ा क्या? सा आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी। जी 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 हमारे बीच बताइए। वैलिडिटी सेशन के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर जी हरने जी सर मौजूद हो गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगी होगी हेडफोन में हमारे बीच हमारे समापन सत्र के अध्यक्ष महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरने सर हमारे बीच मौजूद हैं। आपका वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी सर, अब आपकी अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। नितिन जी, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सॉरी जी, फॉर नहीं कोई बात नहीं, और मैं भी अब ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। हम स्टूडेंट्स को बाद में भी कभी चर्चा कर सकते हैं और मैं आपको इसकी स्लाइड भी आपको दे दूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो मैं शॉर्ट में इसको करके मैं बस आप नितिन जी स्लाइड जरूर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं बच्चों को आप एक काम कर सकते हैं नितिन जी, 10 मिनट बच्चों को दे सकते हैं क्या इंटरेक्शन के लिए? अभी ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं बच्चों से अनुरोध करती हूँ, विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि अगर नितिन सर से कोई प्रश्न पूछना चाहे, उनकी कोई क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो वो प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे बीच छात्र मौजूद हैं, उन छात्रों से मैं अनुरोध करती हूँ कि नितिन जी से जो प्रश्न पूछना चाहें, जो उनकी डाउट है वो पूछ सकते हैं। प्रकल्प, प्रगति, रवि, ऋचा, रोशनी, आयुषी, आपके बेटा जो भी डाउट हो वो आप सर से पूछ सकते हैं। हेलो हेलो सर, एक्चुअली आपने 2 दिन से इतना कुछ समझा, जो थे वो वैसे ही क्लियर हो गए हैं, तो पूछने को ज्यादा कुछ क्लियर हो नहीं गए हैं, चलो बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को ये कार्यशाला आपके लिए लाभप्रद रही। आप लोगों ने इस कार्यशाला से आप लाभान्वित हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है। मैं समापन सत्र के लिए प्रोफेसर हरने सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, हमारी कार्यशाला में 2 शब्द सर आपके आवश्यक हैं। प्लीज सर, आप सादर आमंत्रित हैं सर। थैंक यू कल्पना मैडम। विधि विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे जो अतिथिगण है, अतिथि वक्तागण है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विधि विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना
बहुत ही उपयोगी कार्यशाला जो कि टैक्सेशन विषय के ऊपर है, आयोजित की है। आप लोगों ने कल भी और आज कर से संबंधित विभिन्न जो कॉम्प्लिकेशन है उनका विस्तार से हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराया और उनके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कराया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यशाला से विद्यार्थियों में जो कर की जटिलताएं हैं उनको समझने में आसानी होगी। आज की कार्यशाला में डॉक्टर भूमि व्यास, जो कि असिस्टेंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शुजालपुर में, उन्होंने वन नेशन वन टैक्सेशन अर्थात जीएसटी का वर्णन किया है और यह भी बताया कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर सभी टैक्स का सॉल्यूशन उपलब्ध है। और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 6 में जीएसटी के रूल्स या रेगुलेशंस जो है उनका वर्णन किया गया है और विभिन्न जो कर हैं, केंद्रीय कर हैं और राज्य के कर हैं, उनको किस प्रकार से गणना की जानी चाहिए या की जाती है उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा ये। इसी प्रकार से हमारे बीच श्री नितिन मोढ़ जी उपस्थित हैं और जो कि डीन है सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन भोपाल के। उन्होंने जीएसटी को और विस्तार देते हुए बताया कि जीएसटी आने से कर ढांचे में ट्रांसपेरेंसी आ गई है और प्रोडक्ट में जीएसटी रेट कंपलसरी प्रिंट की जाती है, जिससे कि कस्टमर्स को उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली टैक्स की जानकारी होती है। और जो केंद्र सरकार ने वित्तीय सुधार किए हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नोटबंदी और जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, इसके बारे में उन्होंने विद्यार्थियों को बताया। और जो जीएसटी कैलकुलेशन प्रोसेस है उसको उन्होंने विद्यार्थियों को बताया। मैं समझता हूं कि जो विद्यार्थी विधि स्नातक होते हैं तो वे इस प्रकार की कार्यशालाओं में लाभ लेकर यहां से अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत कर सलाहकार के रूप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मुझे इस वैलिडिक्टरी फंक्शन में आप लोगों ने कॉल किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। नितिन जी, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ कि बीच में आपको इंटरप्ट किया। आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हो तो प्लीज, आप कुछ और कहना चाहते हैं नितिन जी, प्लीज बताइए। मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे स्लाइड शेयर कर लूंगा तो आप विद्यार्थी को बताइएगा, बाकी ओपन है, कभी भी हम जूम मीटिंग करके बच्चों को कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आपने दोनों दिन इतने सहज तरीके से बच्चों को बताया। कल भी बच्चों ने ये कहा कि सर ने बहुत अच्छे से विषय को समझा दिया है। मुझे लगता है उनके इंटरेक्शन राउंड में भी अगर उनके कोई डाउट नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन ही ऐसे किया कि उनके डाउट ही नहीं रहे। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रिंसिपल चौबे सर का, और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर हन्ने सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। इतने अच्छे तरीके से सर ने सुना और व्याख्या की, बतलाया। तो आप लोगों के सर हमारे महाविद्यालय की शान है सर। वह सीनियर मोस्ट। मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर तरुण कुमार मलिक सर को आमंत्रित करती हूँ कि जैसे कि हमारी परंपरा है हम एक आभार व्यक्त करते हैं, तो आभार के लिए मैं डॉक्टर तरुण कुमार मलिक सर को आमंत्रित करती हूँ।
सर, हाँ, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम का समापन हुआ है सफलतापूर्वक, उसके लिए मैं हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर ओएन चौबे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें इस तरह के प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित किया है, और उनके प्रोत्साहन की वजह से हम आज ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए। उसके अलावा जो हमारे स्पीकर है डॉक्टर अनिल तिवानी सर, जिन्होंने हमें हमारे बच्चों को टैक्स के संबंध में बताया कि किस तरह से टैक्स लगाना जो है वो आवश्यक, टैक्स क्यों आवश्यक है, अगर सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो सरकार जो सेवाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सिटीजन्स को, वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसके अलावा डॉक्टर नितिन मोदी जी, उन्होंने हमें बच्चों को कोर्स के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छी बात बताई, अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो टैक्स को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम टैक्स सेविंग में कहाँ पे रिबेट ले सकते हैं, टैक्स चोरी ना करके हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात बताई है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और ये हमारे टैक्स सेविंग में जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसके लिए बहुत आवश्यक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उसके अलावा हमारे बीच में डॉक्टर भूमि व्यास जी, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया, जीएसटी, किस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स को किस तरह से देश में क्या नई व्यवस्था लाके उसको व्यवस्थित किया है, जिससे कि टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको सही तरीके से लागू कर सके। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैडम। उसके अलावा मैं कार्यक्रम की संचालक डॉक्टर कल्पना भारद्वाज मैम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैम की कार्यशीलता एवं कार्यकुशलता से कार्यक्रम सफलता की ओर पहुंचा। कार्यक्रम की सफलता में मैम का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके उपरांत में हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य मिस अपूर्वा वर्मा मैम, मिस्टर अभिषेक सिंह सर, मिस्टर शिवाकांत मौर्य सर, मिस्टर राजदीप सिंह भदौरिया सर, आपका भी धन्यवाद। सर फॉर्म जमा नहीं कर रहे, हमारे वक्त हाँ जी बोलो। अपनी उनको हाँ सुना कि वो ऊर्जावान रहते हुए उन्होंने अपने हम पहुंच गए थे पौने 12 बजे। हमारे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं। हाँ तो आज तो जा नहीं पाऊंगा वहाँ बैंक में, कल जाके फिर ब्राइट है हमारी शुभकामनाएं उन सबके साथ है। उन्होंने उपस्थिति हमारे कार्यक्रम में दी को इससे लाभ मिला है बहुत, ये हम आशा करते हैं। और सब उसके अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने हमारा कार्यक्रम को सहयोग दिया है, मीडिया कर्मी है, ठीक है ना, उन सब का भी हम अपने कॉलेज की तरफ से, अपने विधि विभाग की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद तरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरने सर का भी बहुत
बहुत धन्यवाद। नितिन जी आपका भी धन्यवाद और हमारे समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमको मोटिवेट करते रहे कि आपकी उपस्थिति हमें ये बताती रही कि आपको कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं हरने सर से अनुमति चाहूंगी और कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। सभी का बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, थैंक यू। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you to all. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहे, आपने संयम बना के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट लगे कभी भी आप नितिन जी से संपर्क कर सकते हैं।